हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुंजन एंड आई एम फ्रॉम बीबीएस माइटी एकेडमी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर 1। द नेम इज द एंड ऑफ बायपोलरिटी। क्या होती है बायपोलरिटी? इसको हम समझते हैं एक इजी लैंग्वेज में कि दो देश, जब दो पावरफुल कंट्री पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना इकोनॉमिकल, मिलिट्री और कल्चरल लेवल पर अपने आपका डोमिनेंस सभी देशों पर बनाने की कोशिश करे, वो होता है बायोपोलरिटी, मतलब ध्रुवीकरण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे दो पावरफुल नेशंस जैसे अमेरिका और यूएसएसआर कैसे पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस फैलाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं हर एक कंट्री पर। इसके चलते क्या होता है, रशिया जो है एक ग्रुप बनाता है यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक। इस ग्रुप की खासियत क्या होती है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी जो सोशलिज्म फॉलो करने वाले, मतलब सोशलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली जितने भी कंट्रीज है, वो आकर इसमें कनेक्ट हो सकती है और उनका जो बिग ब्रदर बोल सकते हैं हम, वो होगा रशिया। और क्या क्या मेन टॉपिक्स रहेंगे, क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था और कैसे डेवलप हुआ? गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, गोर्बाचेव का डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल था? व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कैसे इंटीग्रेट हो रही है? कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं? शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स, क्या शॉक थेरेपी रही है पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स के अंदर? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, फिर उसके भी क्या परिणाम उन एरियाज के अंदर आए हैं? टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। सबसे पहले हम सोवियत सिस्टम को समझेंगे। सोवियत सिस्टम को समझने से पहले हमें तीन आइडियोलॉजी को समझना होगा। पहली आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, दूसरी है कम्युनलिज्म और तीसरी है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म और कम्युनलिज्म जो आइडियोलॉजी है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव, इन दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही होता है, इकोनॉमिकली इक्वल लेकर आना, सभी पूरी सोसाइटी को आर्थिक समानता प्रदान करना। इसके लिए क्या होता है, सोशलिज्म के अंदर जो सरकार है वो प्रोडक्शन भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, लेकिन सोशलिज्म में निजी स्वामित्व भी दिया जाता है, मतलब प्राइवेट लोग जो हैं, निजी लोग हैं, उनको भी मौका दिया जाता है कि वो भी आकर अपना व्यापार कर सकते हैं। सोशलिज्म में सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे बीपीएल हो गए, राशन कार्ड्स हो गए, वो वार्षिक आय पर लोगों को बनाकर दिए जाते हैं, जिसके आधार पर लोग सरकारी दुकान पर जाकर अनाज वगैरह खरीद सकते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी परचेजिंग पावर उनके मुकाबले थोड़ी अच्छी है, तो वो लोग निजी लोगों से जाकर सामान खरीद सकते हैं। ये होता है सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर। एक होता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का भी उद्देश्य तो सेम है कि समाज को आर्थिक बनाना है सक्षम पूरी तरह से, लेकिन आर्थिक समानता होनी चाहिए। कोई भी वर्ग छोटा नहीं होगा, कोई भी वर्ग बड़ा नहीं होगा, पूरी तरह से इकोनॉमिकली इक्वलिटी लेकर आनी है। लेकिन कम्युनलिज्म में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो निजी स्वामित्व है, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पर प्रोडक्शन भी सरकार कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार कर रही है और सारी पॉलिसीज वो अपने अकॉर्डिंग बना रही है। यहाँ पर किसी भी तरह का स्वामित्व निजी नहीं दिया जाएगा। अब आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, कैपिटलिज्म सोसाइटी वो होती है जहाँ पर सरकार का रोल केवल इतना होता है कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को छोटी मोटी लाइसेंस वगैरह लेने में हेल्प करे, बाकी प्रोडक्शन प्राइवेट इंडस्ट्री कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट इंडस्ट्री कर रही है। वहां पर सरकार का रोल नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्री ही मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में क्या डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसका एक सीधा सा ऑब्जेक्टिव होता है केवल और केवल प्रॉफिट कमाना। 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसका रिजल्ट ये निकल कर आता है, वहां पर एक यूनियन बनती है यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक। इस यूनियन का उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्री के अंदर सोशलिज्म को फैलाना, ताकि वो कंट्री जो है सोशलिज्म को फॉलो करे और फिर इस यूनियन में आकर कनेक्ट हो जाए। यूएसएसआर, इस यूनियन के चलते रशिया में एक सिस्टम डेवलप होता है, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, वहां पे केवल एक ही रूलिंग पार्टी होती है, उनका ना कोई अपोजिशन होता है, कोई भी किसी भी तरह का विरोध पक्ष नहीं होता है, केवल वो ही रूलिंग करने वाली एक सिंगल पार्टी होती है जो सभी के लिए पॉलिसीज बनाती है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1945 में खत्म होता है।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है तो हमारा जो वर्ल्ड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 3 तरह के वर्ल्ड बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में वो वाली कंट्रीज आती हैं जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं। सेकेंड वर्ल्ड में वो वाली कंट्रीज आती है जो कि सोशलिज्म को फॉलो करती है। और थर्ड वर्ल्ड में वो वाली कंट्री जो हाल ही में कॉलोनी सिस्टम से अभी अभी फ्री हुई है, मतलब कि ब्रिटेन से जिन्हें अभी अभी आजादी मिली है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड होता है ये होता है सोशलिस्ट ब्लॉक, मतलब इसके अंदर वो सभी कंट्री है जो सोशलिज्म को फॉलो कर रही है। आप स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं एक, इसके अंदर आपको दिखेंगे रशिया के पास में बहुत सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी। इन कंट्रीज के अंदर एक सिस्टम चलता था, फैसिस्ट सिस्टम। स्क्रीन पर जो आपको मैप नजर आ रहा है उसमें आप देखेंगे रशिया के पास कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में एक सिस्टम चलता था, फैसिज्म सिस्टम, जिसमें नेशन को इस हद तक प्रायोरिटी पर रखा जाता था, मतलब नेशन को इतनी प्राथमिकता दी जाती थी कि सिटीजन्स के बेसिक ह्यूमन राइट का भी वायलेशन करना होता था तो वहां के लीडर्स वो वायलेशन करते थे। रशिया इन सभी कंट्रीज को इस फैसिज्म सिस्टम से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे ये सभी कंट्री रशिया के डोमिनेंस में आ जाती हैं और धीरे धीरे यूएसएसआर का पार्ट बन जाती है। और एक टाइम के बाद यहाँ भी सोशलिज्म फॉलो होने लग जाता है। ये जो पूरी सोवियत इकोनॉमी थी, ये सोवियत इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में यूएस को छोड़कर सबसे तेजी से डेवलप हो रही थी। आप देखेंगे इस यूनियन के अंदर कितनी सारी कंट्रीज कनेक्टेड है, तो यहाँ के जो कंज्यूमर्स थे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो गए। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो खुद से पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार तक मैन्युफैक्चर कर रही थी। मार्केट में जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई भी टाइम टू टाइम हो रही थी। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी थी चीजों की वो वेस्टर्न कंट्रीज से मैच नहीं हो रही थी। उसके अलावा यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज भी बनाई, जैसे एजुकेशन पर, मेडिसिन पर, हेल्थ के लिए उन्होंने सब्सिडी देना भी लोगों को स्टार्ट किया। लेकिन वो लोग जिनको खुद का कुछ बिजनेस करना था, जिन्हें प्राइवेट ऑनरशिप चाहिए थी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो आकर अपनी प्राइवेट ऑनरशिप लेकर काम कर सके। सोवियत यूनियन में बॉटम लाइन से लेकर टॉप लेवल तक जितने भी काम हो रहे थे, जितनी भी पॉलिसीज बन रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो भी हो रहा था वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। इस कंट्रोल के चलते सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इस तरह की तानाशाही करना शुरू कर दिया, जो कि रशिया के आसपास जो फैसिज्म सिस्टम चलता था पास वाली कंट्रीज में, उस तरह की चीजें उन्होंने भी करना शुरू कर दी। उन्होंने लोगों के लोकतंत्र के जो अधिकार थे वो छीनना शुरू किए। उन्होंने लोगों के बोलने के अधिकार छीनना शुरू कर दिए। लोगों को जो प्रेस की फ्रीडम होती है, जहां पर लोग अपने पिक्चर बनाकर, बोलकर अपनी जो चीजें हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं या लोगों तक सुना सकते हैं, उन सभी पर बैन लगा दिया गया। सोवियत यूनियन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सोवियत यूनियन की ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इन्होंने इन सभी सुधारों को इग्नोर किया और जितनी भी पावर इन्हें मिली हुई थी उन पावर के साथ में जो जिम्मेदारियां इन्हें मिली थी उन सभी जिम्मेदारियों को भी इन्होंने इग्नोर किया, जिसके चलते जो नॉर्मल सिटीजन्स की लाइफ थी वो डे बाय डे डिफिकल्ट होती चली गई। इस पूरी यूएसएसआर यूनियन में जितनी भी कंट्रीज थी उन सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस था वो था रशिया का। मतलब रशिया ही कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज के प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर और यहाँ तक कि सिटीजन्स के राइट्स को भी कंट्रोल करके रखा हुआ था। रशिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में कंपटीशन भी कर रहा था, स्पेसिफिकली अमेरिका के साथ में। उसका जो रेस लगाने का जो तरीका था वो ये था कि सबसे ज्यादा तो वो वेपन्स कलेक्ट करने में लगा हुआ था और इन वेपन्स को कलेक्ट करने में तो वो अमेरिका के बिल्कुल बराबर चल रहा था, लेकिन उसके अलावा जो चीजें थी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेक्नोलॉजी थी, क्वालिटी थी, इन सभी में वो अमेरिका से बहुत पीछे होता चला जा रहा था। 1949 से 1991 तक पूरे वर्ल्ड में एक कोल्ड वॉर फेज चल रहा था। क्या होता है कोल्ड वॉर फेज? कोल्ड वॉर फेज का मतलब कि किसी भी तरह से कोई भी देश एक दूसरे से हथियारों से लड़ाई नहीं कर रहा है। कैसे लड़ाई करता है? ट्रेड वॉर करता है, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटिट करता है, एक दूसरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉम्पिटिशन करता है। ये वाली जो वॉर थी उस टाइम पे अमेरिका और रशिया आपस में कर रहे थे। इस वॉर को उन्होंने इस हद तक बढ़ाया कि ऐसा लग रहा था पूरे वर्ल्ड को कि कभी भी वेपन्स वॉर भी हो सकता है, मतलब कभी भी ये दोनों देश आपस में हथियारों के साथ में लड़ाई कर सकते हैं। और इनके अलावा भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी जिनमें बहुत से डिस्प्यूट थे, उनको देखकर भी ऐसा लगता था कि कभी भी ये आपस में भी लड़ाई कर सकती है। तो
ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में एक माहौल बना हुआ था, उसका नाम था कोल्ड वॉर फेज। इसी बीच 1979 में यूएसएसआर की सोवियत मिलिट्री की लड़ाई अफगानिस्तान की मुजाहिदीन मिलिट्री से होती है। एक साइड पर थी सोवियत आर्मी और अफगान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और दूसरी साइड पर थे मुजाहिदीन फाइटर्स, जिनको फुल सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका और पाकिस्तान से। ये वॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स चला और बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एग्जॉस्टिंग साबित हुआ। लास्ट में सोवियत आर्मी को विड्रॉ करना पड़ा और मुजाहिदीन जीत गए।